अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 20 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 21 का कह रहा है, कह रहा है रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। कह रहे हैं रवि, जो एक बंदा है रवि, उसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 नंबर है, दूसरे में कितने आए 75 आए। ठीक है, कह रहा फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। कह रहा बताओ कुछ तीसरे जो यूनिट टेस्ट हुआ है उसमें वो मिनिमम कितने मार्क्स लेके आए इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसके 60 मार्क्स कम से कम आ जाए। देखो मैं आप ना ऐसे समझो, ऐसे कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। आप ना 1 मिनट के लिए ये समझो कि मिनिमम यहाँ पे नहीं लिखा, मिनिमम नहीं लिखा, और यहाँ पे समझो कि एटलीस्ट नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए ये समझो 1 सेकंड के लिए कि यहाँ पे मिनिमम भी नहीं लिखा हुआ और एटलीस्ट भी नहीं लिखा हुआ। तो देखो तब हम ये कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हमें बोला हुआ है रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहले यूनिट टेस्ट में उसके 70 आए, दूसरे में उसके 75 आए। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द, अभी मिनिमम और एटलीस्ट को ठीक है बिल्कुल भूल जाओ कि ये लिखा भी हुआ है, फाइंड द मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, कि तीसरे टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, मैंने मान लिया एक्स आएंगे। फाइंड द मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसके एवरेज 60 मार्क्स बन जाए। हम गाइस एवरेज कैसे निकालते थे, आपको याद है कि जितने हमारे नंबर आए हैं उनको सबको ऐड किया। जैसे एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमारे 70 नंबर आए, दूसरे में 75, तीसरे में एक्स, तीनों को ऐड किया और अपॉन में जितने नंबर ही लिखे हुए 1 2 3 नंबर है ना, तो अपॉन में 3, ये हमारी एवरेज हो जाती थी। ऐसे अगर 5 नंबर हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 नंबर और भी हो तो अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, जितने नंबर होते हैं उतने अपॉन में आ जाता है। ये 3 नंबर है तो अपॉन में 3, हमारी एवरेज निकल गई। अब कह रहा है कि फाइंड द मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, मतलब कि उसके 60 मार्क्स की एवरेज आ जाए। तो मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू 60 है। ये 70 प्लस 75, 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन में 3 जो है इज इक्वल टू 60 है। ये कह रहा है हमें कि उसकी एवरेज 60 मार्क्स आ रही है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ये हमारी एवरेज होती है, एक तरह की एवरेज, ये एवरेज होती है। वो कह रहा है कि एवरेज 60 मार्क्स आ गई उनकी। अभी एटलीस्ट और मिनिमम को बिल्कुल भूल जाना, ठीक है ना। अभी मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन 1 सेकंड के लिए। तो देखो अभी आप कैसे निकालते हैं, इस 3 को इधर ले जाते और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते। एक्स की वैल्यू देखो क्या आती, 70 प्लस 75 कितना होता है 145, 145 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू में 3 क्या होता है 180, ऐसे हो जाता। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल देते 180 माइनस 145 इज इक्वल टू क्या आता है 35। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है। सब ऐसे ही करते हैं ना बिल्कुल। अब यहाँ पे मिनिमम और एटलीस्ट का पंगा पता क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि बताओ कह रहा है कि पहले उसके 70 मार्क्स हैं, फिर 75 मार्क्स हैं, फिर कह रहा है कि ऐसा एक तीसरा यूनिट टेस्ट हुआ है उसका, उसके मिनिमम मार्क्स बताओ। मिनिमम मार्क्स उसके बताओ कितने आए हैं, कितने मतलब वो लाए कि उसके जो एटलीस्ट एवरेज है ना वो 60 मार्क्स बन जाए। एटलीस्ट का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, मतलब उसकी कम से कम एवरेज 60 मार्क्स बन जाए। कम से कम, कम से कम का क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो एवरेज यहाँ पे लिखो। एवरेज क्या हो जाएगी 70 प्लस 75 प्लस यहाँ पे मैंने मान लिया जो थर्ड नंबर है ना, ये जो थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके नंबर आए हैं वो मैंने मान लिया एक्स है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं लिख दूंगा कि लेट द मार्क्स obtained इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स, ये मान लो। ठीक है, ये चीज को रफ वर्क में ले लो। लेट द मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स है। ठीक है, तो पहले में उसके 70 आए, फिर 75 आए, फिर मैंने मान लिया कि एक्स आए उसके। ठीक है, अपॉन में क्या करना है 3। फिर कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स, हमें ये वाले मार्क्स निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड द मिनिमम, मिनिमम कितने मार्क्स आएंगे ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स। कम से कम का क्या मतलब है, या तो 60 आए या 60 से ज्यादा आ जाए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 मार्क्स। कम से कम 60 मार्क्स का मतलब है या तो 60 आए या 60 से ऊपर भी आ जाए तो भी चल जाएगा। मतलब क्या, इसका क्या मतलब है देखो, या तो 60 से ऊपर आ जाए या 60 के इक्वल आ जाए, ये कहने का मतलब है इसका एटलीस्ट का। समझे हो, या तो 60 से ऊपर आ जाए या 60 भी आ जाए तो भी चल जाएगा हमारा काम। एटलीस्ट का मतलब ये है। अगर यहाँ पे एट मोस्ट लिखा होता, मान लो यहाँ पे अगर एट मोस्ट लिखा होता, एट मोस्ट, तो मैं क्या लिखता, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा उसके 60 मार्क्स आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे लिख देता, ज्यादा से ज्यादा उसके 60 मार्क्स आए, मतलब 60 से कम आ जाए उसके मार्क्स। ये वाली जो चीज है ये सारे मार्क्स हैं। ठीक है, या तो उसके मार्क्स 60 से कम आए, ठीक है, या 60 के इक्वल आए। ठीक है, ये एट मोस्ट का मतलब ये होता है। मैं ऐसे लगाता था ये वाला साइन,
समझो, अभी एटलीस्ट कह रहा तो मतलब हमें कम से कम 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा, ये वाली चीज़ उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, या तो इक्वल या तो ज़्यादा, समझो। तो अब इसको सॉल्व कर दो कुछ, बस ये वाली इक्वेशन बनानी है ना हमने, ये जो हमने इन इक्वेशन बनाई है इसमें 1 मिनट लगेगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट का भी नहीं है क्वेश्चन ये। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 70 + 75 + एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 60 × 2 में 3 हो जाएगा ये। जैसे ऐसे किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करेंगे हम। 70 + 75 कितना हो गया 145 प्लस एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 180, देन एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 कितना आ गया 35, एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 35, समझे हो। अब हमारा जो ए एक्स आया, एक्स क्या था हमारा थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स थे, तो एक्स जो आया हमारा कह रहा है कि जो थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स है या तो वो 35 से ज़्यादा आएंगे या वो 35 आएंगे, मतलब ये मिनिमम मार्क्स आ गए 35 आएंगे, देखो या तो इज इक्वल्स टू का साइन है या 35 से ज़्यादा आएंगे, तो मिनिमम मार्क्स हमारे कितने आ गए 35। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी टेस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35, ठीक है। मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू 35, ये हमारा आंसर है। आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 21 हो गया हमारा कंप्लीट। बस इसमें जो था ना हमारा, जो बस आपको थोड़ी देर लगेगी वो इस साइन का है। कई बच्चे इस साइन को, जिस बच्चे ने इस साइन को उल्टा लगा दिया ना उसका आंसर 100% गलत आएगा ही आएगा। जिस बच्चे ने बस इस साइन पे थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है तो ये वाला साइन आएगा, एट मोस्ट लिखा है तो ऐसे वाला साइन आएगा। इसका रट्टा नहीं मारना, बस आपको दिमाग से सोचना है। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। कम से कम का मतलब है ये चीज कम से कम होगी, कम से कम मतलब 60 से या तो ज्यादा होगी या 60 के इक्वल होगी। कम से कम का मतलब देखो, मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला कि मेरे कम से कम 60 मार्क्स हैं, तो कम से कम 60 मार्क्स का मतलब होता है या तो मेरे 60 आएंगे या तो 60 से ज्यादा आएंगे। मैंने आपको किसी मेरे को किसी बच्चे ने पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए, तो मैं बोलूंगा मेरे कम से कम यार 60 मार्क्स तो आ जाएंगे, मैंने इतना पेपर कर दिया है, मेरे कम से कम 60 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 60 मार्क्स तो पक्का आएंगे, 60 मार्क्स से ऊपर भी आ सकते हैं, मैं पेपर ज्यादा करके आया हूँ क्योंकि, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ये चीज ज्यादा भी आ सकती है और इक्वल भी आ सकती है 60 के। बस हल्का सा इसी पे दिमाग लगाना। तो क्वेश्चन 21 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 22। जो गाइस ये क्वेश्चन 22 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन 21 की, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें ना थोड़ी जैसी लैंग्वेज बदल रखी है इन्होंने। तो हम देखते हैं क्या है। कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जाम्स। ऐसी तो होता है हमारा, देखो जब हम 90 मार्क्स, जब हमारी एवरेज 90 मार्क्स या 90 मार्क्स से ज़्यादा आती है तो हमारा कहते हैं नहीं ग्रेड ए है। ग्रेड ए हमारा कब होता है, ग्रेड ए होता है तब जब हमारी एवरेज 90 से ज़्यादा आती है या 90 के इक्वल आती है, तब हमारा ग्रेड ए आता है ना। ग्रेड ए, ग्रेड ए हमारा हमेशा तभी आता है जब 90 मार्क्स से हमारे ज़्यादा आते हैं या 90 मार्क्स आते हैं, ठीक है। इतना अभी तक तो ये कह रहा है, ये कह रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट है उसमें हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स है, ये भी कह रहा है। देन कह रहा है इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स, पहले 4 एग्जाम्स में ना उसके ये मार्क्स दिए हुए हैं। पहले एग्जाम में मार्क्स दिए हुए 87, फिर 92, फिर 94, देन प्लस 95, देन ये 4 एग्जाम्स के मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल 5 एग्जाम है, ठीक है। इन 5 एग्जाम्स बोला हुआ इसने। कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन्ड, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 21 जैसा आ रहा है, देख लो। कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन, जो 5वां एग्जाम है उसमें वो कितने मार्क्स लेके आए बताओ। मिनिमम सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। तो ग्रेड ए आता कैसे है, जब हमारी एवरेज जो है, एवरेज हमारा जब एवरेज जो है, एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट में या सारे एग्जाम्स में, सारे सब्जेक्ट्स कह लो या सारे एग्जाम्स में, जब हमारी एवरेज 90 से ऊपर आए तभी तो आता है हमारा ग्रेड है। एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स जब 90 से ज़्यादा हो, यही तो होता है ना। तो एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता क्या है हमारा, ये जो सारे सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स हैं इसमें, अब इसको अपॉन में 5 कर देंगे बस। तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिफ्थ, फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ ही है, FIFTH, फिफ्थ एग्जाम बी एक्स, ठीक है। एक्स मार्क्स मान लिया हमने।
तो अब हमारे इसकी एवरेज कैसे निकल जाएगी? पांचों सब्जेक्ट के जब अगर हमें मार्क्स पता हो तो उसकी एवरेज क्या निकल जाती है? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस यहाँ पे एक्स आ जाएगा क्योंकि हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट में एक्स मार्क्स आए हैं, अपॉन में 5। ठीक है, फिफ्थ मैं बार बार फिफ्थ सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, फिफ्थ सब्जेक्ट कह लो या फिफ्थ एग्जाम कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अपॉन में 5, ये हमारी एवरेज आ गई। तो एवरेज जो है, एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट या एवरेज ऑफ ऑल एग्जाम्स, एवरेज ऑफ ऑल एग्जाम्स, वो हमारी हमेशा 90 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारी ये चीज़ 90 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन बन गई। जैसे ही हमारी कंडीशन आ गई तो समझ लो हमारा 99% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब इसमें से तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो इन सबको प्लस कर दो, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स, इनको सबको प्लस कर दो और 5 को ऊपर ले जाओ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस 5 को यहाँ पे ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 90 इंटू में 5, ऐसे हो गया ये। देन ये हो जाएगा 5 9 से 45, 450, और ये हो जाएगा 87 प्लस 92, ये हो जाएगा 368 सारा, 368 प्लस एक्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 368 को इधर ले जाओ तो 450 माइनस का 368, 450 में से 368 माइनस करेंगे हम, 450 में से अगर हम 368 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 82 आ जाएगा ना, 50 और ये 30 82 आ जाएगा, सही है। एक्स इज बिगर देन और इक्वल टू 82 आ गया हमारा, सही है। ये हमारा आंसर, बस यहाँ पे लिख देंगे हेंस मिनिमम मार्क्स obtained, minimum marks Sunita should obtain, hence minimum marks Sunita should obtain in fifth unit test, नहीं, in fifth exam है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में यूनिट टेस्ट था। in fifth exam is equals to 82 हमारा आंसर, ठीक है। मतलब 82 या 82 से ज़्यादा मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स आए हैं। जो हमारे 82 आया ना, ये मिनिमम मार्क्स है। उसके 82 से ज़्यादा भी आ सकता है और 82 भी आ सकता है। देखो एक्स हमारा 82 से ज़्यादा है और 82 के इक्वल है ना, यही बात है बस। हैंस मिनिमम मार्क्स सुनीता शुड ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जाम इज इक्वल टू 82। क्वेश्चन 22 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इस लाइन का मतलब पता है क्या है? सबसे पहले समझो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। मतलब ये समझो सबसे पहले कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जैसे देखो मैंने लिख दिया, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ ऑड नंबर्स। देखो क्या होंगे, 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7। मतलब ये एक साथ ऑड नंबर्स हैं, एक साथ। ऐसे नहीं है मैं 1 के बाद सीधा 7 लिख दूं, ये कभी भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं हो सकते। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 और 3 हो जाएगा, या 5 और 7 हो जाएगा, या 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आना चाहिए। एक कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक ऑड नंबर, एक के बाद एक ऑड नंबर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव इंटीजर की जगह समझो कि ऑड नंबर ही लिखा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब है एक के बाद एक ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है, एक के बाद एक ऑड नंबर। एक के बाद एक ऑड नंबर क्या होगा, 1 के बाद 3 ऑड होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा, ठीक है। एक के बाद एक, ये नहीं हम 1 के बाद सीधा 7 लिख दे, या 1 के बाद सीधा 9 लिख दे, या 3 के बाद सीधा 7 लिख दे। जो उसके बाद आता है हमें वही लिखना है। ये होता है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, उसके बाद उसके जस्ट बाद क्या आएगा। जैसे हमें बोल दिया 1 के जस्ट बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, 3 बताऊंगा। जैसे मुझे बोल दिया ये 5 के साथ 5 के जस्ट बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताओ, तो मैं 5 के बाद क्या बताऊंगा 7, 6 नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑड नंबर की बात हो रही है, इवन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सही है। तो ये तो होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का कंसेप्ट। अब हमें कह रहा है कि पेयर्स बताओ, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पेयर का मतलब यही हो गया, जैसे 1 के बाद 3 आता है, 4 5 के बाद 7 आता है, ये मतलब पेयर्स में बताना है हमें, और कुछ नहीं है। अभी इसका कोई ज्यादा मतलब मत समझो, अभी आगे आपको खुद पता लग जाएगा। क्वेश्चन करते हैं आगे, देखो कह रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स निकालो ऑफ विच बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 5। जैसे मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट ऑड नंबर कह लो या ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह लो, एक ही बात है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर
बी एक्स, मतलब पहले वाला ऑड पॉजिटिविटी इंटीजर एक्स है, तो हमें पेयर निकालने हैं, मतलब उसके बाद वाला क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव, पहले वाला एक्स है तो उसके बाद वाला क्या होगा एक्स प्लस टू नहीं होगा, एक्स प्लस टू। क्यों होगा, देखो जब जैसे मेरे को ये दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक है, ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पहले वाला मैंने मान लिया एक्स है, तो दूसरे वाला क्या आएगा, देखो एक्स प्लस टू ही तो हो रहा है ये। इसमें हर पहले वाले ऑड नंबर में हमेशा दूसरा दो ऐड हो जाता है, टू नंबर ऐड हो जाता है, वन में टू ऐड करोगे थ्री हो गया, देखो फाइव में टू ऐड किया सेवन हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखो मेरा होता जैसे नाइन और इलेवन होता, नाइन में मैंने टू ऐड किया तो मेरा इलेवन आंसर नहीं आ गया, तो इस पहले वाले में मैं प्लस टू कर देता हूँ ना तो मेरा इलेवन आंसर आ जाता है। तो देखो मेरा पहले वाला क्या है, एक्स है, तो उसके जस्ट बाद वाला मुझे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें एक्स वाले में टू ऐड कर दिया बस, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस अदर नंबर, अदर पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, अदर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस टू। तुम्हारे ये दोनों आ गए, एक एक्स आ गया और एक्स प्लस टू आ गया, यहाँ तक तो इतना हो गया। अब ये कह रहे हैं बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है, कह रहे हैं ये जो दोनों हैं ये 10 से छोटे हैं, हमें पेयर बताने, ये याद रखना है ना, पेयर्स, पेयर्स का मतलब है हमें ऐसे बताना है, पहले वाला एक्स है तो दूसरे वाला एक्स प्लस टू, ऐसे होते हैं हमेशा पेयर्स, ये हमेरा पेयर होंगे हमारे पेयर्स। देखो हमारे पेयर्स ऐसे तो हो रहे हैं 1,3 एक्स कॉमा एक्स प्लस टू, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स प्लस टू हो गया, ये जैसे ये एक्स है ये भी एक्स प्लस टू है, ठीक है। ये वाला गलत है, ये कॉन्सिक्यूटिव है ही नहीं, क्योंकि वन के बाद डायरेक्ट सेवन आ रहा है, तो हमें ऐसे पेयर्स में बताना है। तो मतलब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा मत समझो, हमें बेसिकली बस एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है इनमें, ठीक है। जिसको कुछ ज्यादा समझना है ना ये समझा करो, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव फर्स्ट वाला आ जाएगा और ऑड इंटीजर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालेंगे तो दूसरे वाला भी आ जाएगा, ठीक है। हमें बेसिकली निकालनी क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, बोथ ऑफ विच, ये जो कह रहे हैं जो हमारे दोनों नंबर हैं पहले वाला और दूसरे वाला, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशंस हमारी क्या आ रही हैं, देखो कंडीशंस क्या आ रही हैं, फर्स्ट वाली क्या है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब एक्स जो है पहले वाला जो है वो भी 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, और जो दूसरे वाला है वो भी 10 से छोटा है, एक्स प्लस टू वो भी 10 से छोटा है। अब देखो मेरे को जैसे गाइस आप खुद सोचो, मेरे को कभी बोला हो, मेरे को जैसे कोई बंदा ना, एक कोई मेरे पास बंदा आया, वो कह रहा है कि मेरी हाइट ना 20 फुट से छोटी है, एक बंदा कह रहा है कि मेरी हाइट 20 फुट से छोटी है, ठीक है। असली में उसकी हाइट देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि असली में देखो, असली में उसकी हाइट है 5 फुट, ठीक है, असली में उसकी हाइट है 5 फुट, मान लो अभी मैं एक आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, असली में उसकी हाइट है 5 फुट, ठीक है, असली में हाइट उसकी। देन मेरे पास वो आया, मैंने उससे पूछा भाई तेरी हाइट कितनी है, कह रहा है मेरी हाइट जो है भाई वो 20 फुट से कम है, हाइट जो उसकी है, कह रहा है मेरी हाइट जो है 20 फुट से कम है, ठीक है, असली में उसकी हाइट 5 फुट थी, ठीक है। मैंने उससे पूछा भाई तेरी हाइट कितनी है, कह रहा है भाई मेरी हाइट जो है ना वो 20 फुट से कम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उससे एक और बंदे ने पूछा, कह रहा है भाई तेरी हाइट कितनी है, उसको पता क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी हाइट जो है वो 6 फुट से कम है, 6 फुट से कम है। तो एक्यूरेट आंसर देखो, ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपको किसका लग रहा है, उसकी असली में हाइट 5 फुट थी, ठीक है, उसने ज्यादा एक्यूरेट आंसर किसको दिया, इस वाले बंदे को दिया ना, 6 फुट से कम। 20 फुट से कम तो 19 फुट भी होती है, 18 फुट भी होती है, 17 भी होती है, 16 भी होती है, 15 भी होती है। असली में ज्यादा एक्यूरेट आंसर किसका लग रहा है, ये वाला आंसर लग रहा है ना, 6 फुट से कम। ऐसे वैसे असली में 6 फुट से कम तो 5.9 भी होता है, 5.6 भी होता है, 5.7 भी होता है, पर इन दोनों में कंपेयर करके ज्यादा एक्यूरेट देखो कौन सा आ रहा है, इन दोनों में कंपेयर करके ज्यादा एक्यूरेट तो इसने ये बताया ना नीचे वाला, तो इसलिए हमारी नीचे वाली कंडीशन इससे ज्यादा अच्छी है, तो हम इसको लेंगे, इस वाली कंडीशन को लेंगे। अब ऐसे ही देखो ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है, ये हमारी आ रही है एक्स इज लेस देन 10, और जो ये वाली कंडीशन है हमारी, ये वाली कंडीशन, इससे इसको सॉल्व करके देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 8। ये हमारी कंडीशन आ रही है असली में। तो ये दो कंडीशन आ रही है। अब देखो एक बंदा कह रहा है कि मेरी हाइट 10 से छोटी है, एक बंदा कह रहा है मेरी हाइट 8 से छोटी है, मतलब वही सेम बंदा है, एक ही बंदा है वो, ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी हाइट 10 से छोटी है। मैं आपने किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आपकी हाइट कितनी है, मैंने कहा मेरी हाइट 10 से छोटी है। फिर किसी और स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया मेरी हाइट 8 से छोटी है।
असली एक्यूरेट अच्छी मतलब सही आंसर मैं किसको दे रहा हूँ, मेरी असली हाइट 6, मेरी मान लो असली हाइट 6 है, ठीक है 6 फुट है, तो असली में सही आंसर तो यही हुआ ना, हमेशा छोटे वाला आंसर सही होता है। देखो क्योंकि जब मैं अगर अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ ना x इज लेस देन 8, ये वाली कंडीशन में मेरी ये वाली कंडीशन भी तो फुलफिल हो ही रही है कि 8 जो है वो 10 से भी तो छोटा ही होता है ना, तो इसलिए मैं ये वाली कंडीशन लूंगा, छोटी वाली कंडीशन लेते हैं हमेशा। तो ये वाली एक तो मेरी ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, बस इसमें इन क्वेश्चन में बस हमें कंडीशन ही देखनी है, कंडीशन कौन सी लेनी है, कंडीशन जैसी आपको समझ आ गई क्वेश्चन खत्म वहीं पे। अब देखो दूसरी बार क्या करता, देयर सम इज मोर देन 11, कह रहा है जो ये दो नंबर है ना इनका सम मोर देन 11 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम जो है मोर देन 11, मोर देन 11। तो क्या मतलब इसका, x प्लस 2, इसका और इसका सम मैंने ले लिया, x प्लस 2 जो है वो कह रहा है 11 से ज्यादा है, मोर देन 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 11 से ज्यादा हो गया ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस 2 इज बिगर देन 11, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल दूंगा तो आ जाएगा हमारा 2x, 2 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x 11 माइनस 2 9 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 2x इज बिगर देन 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज बिगर देन 9/2। 9/2 असली में हमारा होता क्या है, 9/2 अगर आप ऐसे डिवाइड करके देखोगे 9 को 2 से, जैसे ऐसे आप डिवाइड करके देखोगे 9 को 2 से डिवाइड करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 4.5। यहाँ पे देखो 2 4 जा 8 बचा 1, फिर यहाँ पे डेसिमल इससे 0 उतारेंगे हम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4.5 नहीं आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही 9/2 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, x इज बिगर देन 4.5, ठीक है, ये दोनों सही आंसर है। तो अब देखो एक हमारी कंडीशन आई थी ये फर्स्ट, ये हमारी कंडीशन आ रही है सेकंड। कभी जब मेरी जो कंडीशन आती है ना गाइस उसको मैं ऐसे 9/2 5/7 ऐसे में नहीं लिखता, ऐसे उसको मतलब एक ही उसमें बना देता हूँ 4.5 या 8, ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं लिखता कभी भी, ठीक है। तब देखो मेरी एक कंडीशन आ गई, एक कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को देख के मुझे लगाना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है सबसे पहले इन दोनों के बीच में ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे का, ऑड नंबर निकालने, क्योंकि देखो मेरी बात जो हो रही है असली में मेरी बात हो रही है ऑड नंबर्स की बात हो रही है, कॉन्सिक्यूटिव का मैं बाद में सोचूंगा। सबसे पहले मेरी ऑड नंबर देखता हूँ इन दोनों के बीच में ऑड नंबर क्या होंगे। तो इन दोनों के बीच में देखो हमारे ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स बिटवीन 4.5 एंड 8। अब इन दोनों के बीच में ऑड नंबर देखो क्या होंगे, एक तो 4.5 से बड़ा होता है 5 और 7 ही तो होंगे, बस 6 तो हम ले नहीं सकते, 6 इवन है। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 4.5 एंड 8 इज इक्वल टू 5 एंड 7। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी एक तो 5 आ गई एंड x इज इक्वल टू 7 आ गया। यही तो हमारा ऑड नंबर देखो हमारा है क्या, देखो हमारी ऐसे x की तो वैल्यू आई है, x इज लेस देन 8 है, x इज बिगर देन 4.5 है। अब इन दोनों कंडीशन को हमने यूज करके तो हमने x की वैल्यू निकाली, एक आई हमारी 5 एक आई 7, समझे हो। तो हमारी एक x की वैल्यू आ गई 5, एक x की वैल्यू आ गई 7। अब इन दोनों x की वैल्यू को यहाँ पे पेयर में पुट कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हमारा। x की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, तो पेयर्स हमारे क्या आ गए, पेयर्स हमारे आ जाएंगे। x की वैल्यू देखो यहाँ पे डालो, सबसे पहले 5 डालो, तुम्हारा आ गया 5 कॉमा ये 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और एक और हमारा पेयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप 7 वैल्यू डालो x की, क्योंकि x की हमारी 2 वैल्यू है ना, एक 7 डाल दो अब यहाँ पे, तो 7 और ये 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 9, ये हमारा आंसर। अब देखो एक बार मैं दोबारा आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा। देखो सबसे पहले हमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव सबसे पहले मैंने देखा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है एक के बाद एक ऑड नंबर, एक के बाद एक ऑड नंबर। तो एक के बाद एक ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5 7 ऐसे। अब पेयर बोल रहे हैं, खाली पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, पेयर का मतलब सिर्फ दो ही लेंगे, जैसे 1,3 3,5 या 5,7, सिर्फ पेयर्स ही लेंगे, जैसे ये है पेयर ये पेयर। तो हमें पेयर्स में इतना समझ गया क्वेश्चन। फिर कह रहे हैं फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। देखो पहले वाला तो मैंने x मान लिया, दूसरे वाला मुझे मानना नहीं पड़ा, मुझे मतलब मानना ही पड़ेगा, मैं इसको मान नहीं रहा। पर ये मैंने पहले वाला x लिया ना, तो दूसरे वाले को मेरे को x में 2 ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे y लेता ना तो मुझे y+2 करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पहले वाले में 2 ऐड करते हैं
तभी तो हमारा कॉन्जिक्यूटिव दूसरे वाला नंबर आता है। 1 में मैंने 2 ऐड किया 3 आया, तो इतना समझ गए। तो पेयर हमारा क्या बना, पहले वाला x दूसरे वाला x+2 मैंने यहाँ पे पेयर लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे डालनी है, मेरा आंसर खत्म। तो मैंने कहा x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कंडीशन चाहिए होंगी, तब मेरे कुछ निकल पाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे को कंडीशन दी तो हुई है, हमें बोला है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब x भी मेरा 10 से छोटा है और x+2 भी मेरा 10 से छोटा है, ये कह रहे हैं। तो मैंने इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे लिखा। फिर मैंने इस कंडीशन को थोड़ा सा सॉल्व किया, मैंने देखा x इज लेस देन 8 आ रहा है, x इज लेस देन 8 और ये कह रहा है x इज लेस देन 10। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सी इनइक्वालिटी लग रही है, आप खुद बताओ। ज्यादा एक्यूरेट लग रही है x इज लेस देन 8, क्योंकि लेस देन x कोई, जैसे मान लो कोई x इज लेस देन 8, यहाँ पे x की वैल्यू मान लो कि 5 है, x की वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 है, तो 5 देखो 8 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा है। तो हम नीचे वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट होती है ये। हमेशा छोटी वाली वैल्यू लोगे ना तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहती है, तो हमेशा हम ज्यादा एक्यूरेट वाली वैल्यू लेते हैं। तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से x इज लेस देन 8। ठीक है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्यों कर दिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। इसको इसके आगे लिख दो मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। ओके, अब मुझे दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी, देयर सम इज मोर देन 11, यहाँ पे लिखा हुआ था देयर सम इज मोर देन 11, मतलब इन दोनों का सम मोर देन 11 है। मैंने यहाँ पे लिखा x+x+2 मोर देन 11, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी 4.5, x इज बिगर देन 4.5। अब फिर मैंने इन दोनों का यूज किया, देखो x इज लेस देन 8 है और यहाँ पे x इज मोर देन 4.5 है। असली में x मेरा है क्या, और पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, पहले वाला नंबर मेरा x है। तो यहाँ से मैंने कहा इन दोनों का यूज करके ना x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 4.5 से बड़ी और 8 से छोटी कौन सी वैल्यू होगी बताओ। देखो x है यहाँ से 4.5 से बड़ा और यहाँ पे x है 8 से छोटा, तो 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा क्या हो जाएगा, 5 और 7 ही तो ऑड नंबर होंगे, लेने हमें ऑड नंबर ही और कोई नहीं लेना। तो 5 और 7 हमारे आ गए, तो 5 और 7 को मैंने यहाँ पे पुट किया, हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 जो है ना गाइस, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है क्वेश्चन 23 की, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन 24 में यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर है, वहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, बाकी सब कुछ सेम है बिल्कुल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो समझो कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 3 5 7, मतलब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक ऑड नंबर। अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब एक के बाद एक ऑड नंबर। अब कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब एक के बाद एक इवन नंबर, मतलब एक साथ, जो एक साथ आए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो एक के बाद एक आते हैं ना इवन नंबर, वो हमें लेने होते हैं, उसका मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव। अब यहाँ पे हो रही है पेयर्स की बात, तो पेयर्स की बात हो रही है तो हम पेयर में लिख देते हैं ऐसे, जैसे 2,4 हो गया, जैसे 4,6 हो गया, जैसे 6,8 हो गया, ये होते हैं हमारे पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये पेयर्स हो गए, हमेशा याद रखना। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हमेशा याद रखना, बस कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे मैंने 2 लिखा ना, अब 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, 4 आएगा। ठीक है, वो वाला लिखना है। जैसे कई बच्चे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2,6, पर ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव है 2,4 हमेशा, ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। सही है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, कह रहा है ऐसे पेयर्स बताओ कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स के, ऐसे ऐसे कुछ पेयर्स बताओ। ऐसे कह रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, कह रहा है जो पहले और दूसरे नंबर है ना, दोनों जो नंबर है वो 5 से बड़े हैं। सबसे पहले तो जो ये 2 नंबर की बात कर रहे हैं ना, उनको हम लेट कर लेते हैं। जैसे मैंने लेट कर लिया, जो पहला वाला नंबर है वो x है, लेट हमें पेयर्स बताने हैं, ठीक है ना, ऐसे पेयर्स बताने हैं, तो मैंने पहला वाला नंबर मान लिया कि x है। लेट बिल्कुल सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन 23 किया वैसे ही करेंगे। लेट द फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर बी x। मैंने पहले वाले को x मान लिया। अब आप खुद सोचो, जब मैंने पहले वाले को x माना तो दूसरे वाला क्या होगा, दूसरे वाला अपने आप x+2 नहीं हो जाएगा। देखो पहले वाले में मैं हमेशा 2 प्लस करूंगा तो मेरा अगले वाला नंबर आ जाएगा। देखो जैसे 2,4 है, 2 में मैंने 2 प्लस किया तो 4 आ गया। देखो 4 में मैंने 2 प्लस किया तो 6 आ गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले नंबर में प्लस का 2 कर रहा हूँ हमेशा, तो मेरा दूसरा वाला नंबर आ जाता है। तो ये मेरा पहला वाला नंबर जब ये है तो मेरा दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे अदर पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, अदर नंबर। मतलब यहाँ पे आप अदर नंबर भी लिख सकते हो, अदर नंबर
या अदर इवन इंटीजर लिख सकते हो खाली। अदर इवन इंटीजर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा x+2, जैसे ऑड में हुआ था, सही है ना, x+2 ही होगा हर बार। देन अब हमारे पेयर्स क्या बन जाएंगे, पेयर्स ऐसे ही तो बनेंगे, पेयर्स हो जाएंगे x, x+2, ऐसे ही बनेगा पेयर। जैसे देखो मेरा पहले वाला x है तो दूसरे वाला x+2 नहीं है, उसमें 2 ऐड हो रहा है। जैसे मैंने मान लिया पहले वाला x है तो उसमें भी x+2 हो रहा है, देख लो, हमेशा मेरा पेयर्स ऐसे ही बनेंगे। देन अब कह रहा है, अब यहाँ से असली क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब हमें कंडीशंस दे रहा है। कह रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, कह रहा है जो दोनों नंबर है ना ये 5 से बड़े हैं। तो क्या कंडीशन दे रहा है, यहाँ पे लिख लो कंडीशंस। क्या दे रहा है, पहली कंडीशन दे रहा है कि ये दोनों जो है 5 से बड़े हैं, मतलब कि x जो है वो भी 5 से बड़ा है, ठीक है। और कह रहा है x+2 भी है ना, वो भी 5 से बड़ा है, दोनों कह रहा है दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, तो x+2 भी जो है वो भी 5 से बड़ा है। ये दो कंडीशन कह रहा है। अब मैंने देखा कि मैं इस x+2 को ना थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकता हूँ। ये +2 को इधर ले जाऊंगा तो थोड़ा सा आगे सॉल्व नहीं हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूँ। x इज बिगर देन 5 - 2 कितना हो जाएगा, x इज बिगर देन 3। तो ये मेरी दो कंडीशन आ गई इस वाली कंडीशन से। एक तो मेरी आ गई x इज बिगर देन 5, एक आ गई x इज बिगर देन 3। देखो गाइस, जब भी हमारी ऐसी सेम कंडीशन आ जाती है ना, कि जैसे ये देखो ये कंडीशन ना कंफ्यूज कर रही है। एक कंडीशन कह रही है हमारी x जो है 5 से बड़ा है, एक कंडीशन कह रही है x 3 से बड़ा है, तो हम किसको माने बताओ। एक कह रही है कि x जो है ना वो 5 से बड़ा है, एक कह रही है 3 से बड़ा है, तो हम इनमें से किसको माने। दोनों एक ही बात कह रही हैं कि x बड़ा है, x बड़ा है। अगर हमें एक कंडीशन देखो ऐसी आती है, जैसे हमें एक कंडीशन कहती है x इज बिगर देन 5 और x इज स्मॉलर देन x इज बिगर देन 5 और x इज स्मॉलर देन 8, तो हम समझ लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं, क्योंकि देखो एक कह रहा है कि x 5 से बड़ा है और एक कह रहा है 8 से छोटा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है x, सही है, हमने मान लिया। पर इधर देखो ये दोनों कंडीशन ना ट्रू नहीं हो सकती। देखो कैसे, क्योंकि मान लो कि जैसे मैंने ये वाली कंडीशन ली, इसमें मैंने मान लिया x की वैल्यू 4 आई है, ठीक है। मान लो कि इधर मेरी x की वैल्यू 4 आई है, तो 4 जो है 3 से बड़ा होता है, तो ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 4 जो है 3 से बड़ा है। पर जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 4 डालूंगा तो देखो 4 जो है 5 से छोटा आ रहा है, 4 बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखो x की वैल्यू 4 डालूंगा तो 4 जो है 5 से छोटा होता है, पर यहाँ पे तो बड़ा कह रहा है। तो ये वाली कंडीशन ना हर जगह फुलफिल नहीं हो रही। देखो अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे देखो x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने x इज 10 लिया मान लो, क्योंकि 10 जो है 5 से बड़ा होता है। x जो है 10 से बड़ा लिया ना मैंने, सॉरी 5 से बड़ा, तो x की वैल्यू 10, देखो यहाँ पे 10 जो है बड़ा है 5 से आ रहा है। और यहाँ भी देखो, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 10 डालूंगा तो यहाँ पे भी 10 3 से बड़ा ही आ रहा है। तो देखो इस वाली कंडीशन से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मैंने आपको देखो पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, मैंने आपको हाइट का एग्जांपल लिया था। देखो इस पहले जब ये दो कंडीशन आ गई थी तो मैंने आपको क्या लिया था, मैंने जो x लिया था ना वो मैंने 5 फुट ले लिया था, ताकि इन दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाए वो 5 फुट। मैंने कहा था कि देखो x को कुछ ना ऐसा ले लिया करो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे देखो मैं आपको ना बहुत इजी वे में समझाता हूँ, जैसे मैंने पहले ये वाला समझाया था। देखो x को ना कुछ ऐसा लो, x को कुछ ऐसा लो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। मैंने देख लो, मैंने जैसे मान लिया मैंने x इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। 10 जो है देखो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, x की वैल्यू 10 5 से भी बड़ा है, 10 3 से भी बड़ा है। अब जो ये 10 है ना, जो 10 है, अब ये इस 10 को देखा करो, ये 10 किस कंडीशन के ज्यादा पास है। यहाँ पे कह रहा है x बड़ा है 5 के, यहाँ कह रहा है x बड़ा है 3 के, ज्यादा पास किसके है 10 5 के ना, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी हमारी, मतलब इस वाली कंडीशन को लेंगे हम। ऐसे ही देखो हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे ऐसा कुछ x लो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैंने क्या क्या ले लिया था, 5 फुट ले लिया था, आपको पता है। मैंने आपको मतलब ऐसी एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि x मान लो 5 फुट है, 5 फुट। अब देखो 5 फुट किसके ज्यादा पास है, 10 के ज्यादा पास है या 8 के ज्यादा पास है, 5 फुट। तो मैंने देखा 8 के ज्यादा पास है, 5 फुट जो 8 के ज्यादा पास ही तो होगा ना, तो मैंने फिर ये वाला ट्रू मान लिया था, ये वाली कंडीशन सही मान ली थी। अब ऐसे इधर देखो, इधर मैंने कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी मैंने आपको बहुत इजी वे बताया ये, ठीक है, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराने का कि कौन सी कंडीशन इन दोनों में से ट्रू है। कोई भी एक ना एग्जांपल ले लिया करो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। मैंने ले लिया x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 ले लिया मैंने। फिर मैंने देखा कि 10 किसके पास है, किसके ज्यादा पास है। मैंने देखा 5 के ज्यादा पास है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू। हैंस यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इज बिगर देन 5, यहाँ पे बस सीधा ही लिखो और कुछ बताने की टीचर को जरूरत ही नहीं है। हैंस x इज बिगर देन 5, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ऐसे ही इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो,
यहाँ पे मैंने जैसे कुछ मैंने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 5 ले लिया, जैसे x की वैल्यू 5 ले ली, 5 10 से भी छोटी है, 5 8 से भी छोटी है। अब जो 5 है वो किसके ज़्यादा पास है, 5 किसके ज़्यादा पास है, 8 के ज़्यादा पास है ना, तो मैंने ये वाली कंडीशन को ट्रू ले लिया था। ऐसे करना है बस। अब ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ईजी मेथड बताया मैंने आपको, इससे ईजी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस चीज़ को काट दो, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब जो मैंने आपको ये मेथड बताया ना, ये वाला x इक्वल्स टू 10 वाला या ये x इक्वल्स टू 5 वाला, इसको ध्यान रख लेना अच्छे से। तो मेरी यहाँ से कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, x इज बिगर देन 5, तो यहाँ से मेरी एक कंडीशन तो आ गई। अब दूसरा आगे का कंडीशन कह रहा था, कह रहा देयर सम इज लेस देन 23। देयर सम इज लेस देन 23 मतलब इन दोनों का जो सम है ना वो 23 से कम है। तो यहाँ पे हम सम लिख देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सम इज लेस देन 23, तो इनका सम है क्या, x और x प्लस 2, x प्लस 2 इज लेस देन 23, यही आ रहा है। देन अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2x, और ये 2 को इधर ले जाओ, ठीक है ना, तो 23 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2x क्या आ गया हमारा, 2x आ गया 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये साइन क्या चल रहा है, ये वाला चल रहा है। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, x इज लेस देन 21/2। अब 21/2 होता क्या, इसको डिवाइड करके देख लो, 21/2 होता है हमारा 10.5, तो x इज लेस देन 10.5 मेरा आ जाएगा। ये मेरी मेन कंडीशन आ गई, समझ गए। 21 को 2 से डिवाइड कर दिया ना मैंने, ऐसे 21 को 2 से डिवाइड करके देख लिया, 2 10 से 20 बच्चा 1, ऐसे डेसिमल उतारा तो 10.5 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो 10.5 आ गया, x की वैल्यू 10.5 आ गई। अब देखो ये लेस देन आ रही है और यहाँ पे बिगर देन आ रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, दोनों ले लेंगे हम। पर यहाँ पे ना दोनों बिगर आता है, x इज बिगर देन 5, x इज बिगर देन 3, इसलिए हम दोनों कंडीशन नहीं ले सकते, दोनों में से एक ही लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे लेस देन की आई है ना, तो फिर ये दोनों ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको और इसको ले लो, जो हमारी ट्रू कंडीशन आई थी, एक तो हमारी ये कंडीशन ट्रू आई थी, एक ये आ गई, ठीक है। इन दोनों को ले लो, हमारी x की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ लिखेंगे इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारा जो x है, x जो है हमारा वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, ठीक है। अब x को ले लो कि x जो है हमारा 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, इसके बीच में x कौन से आएंगे। अब ये ध्यान रखना ना, जो x हमें लेना है ना वो इवन नंबर लेना है, इवन नंबर, कोई भी यहाँ पे ऑड नंबर मत ले लेना। जैसे देखो अब यहाँ पे इवन नंबर 5 और 10.5 के बीच में इवन नंबर कौन से आएंगे, x की वैल्यू आएगी हमारी 5 के बाद 5 से बड़ा इवन नंबर कौन सा होता है 6, 7 नहीं होता इवन नंबर, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10। तो 6, 8, 10 आ गया हमारी x की वैल्यू। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे पेयर्स में पुट कर दो, हमारे पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पेयर्स क्या निकल जाएंगे, पेयर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे x और x की वैल्यू यहाँ पे इस वाले पेयर में पुट कर दो ना, आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पे x की जगह 6 डाला तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। देन यहाँ पे डालेंगे, फिर x की वैल्यू 8 डालेंगे, यहाँ पे 8 डाली तो 8 + 2 8 और 8 + 2 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर x की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 डालेंगे, 10 और 10 + 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 का 12, ठीक है। तो 10 का 12 हो गया ये मेरा आंसर। क्वेश्चन 24 हो गया कंप्लीट। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। बस गलती बता लो बच्चों से क्या होगी, यही गलती होगी कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ले, बस यही गलती होगी। मैंने आपको इसका बहुत ईजी तरीका बता दिया कि कोई भी एक ऐसा एग्जांपल ले लो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। मैंने मान लिया कि इन दोनों कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 10 सेटिस्फाई कर रहा है। 10 जो है 5 से भी बड़ा है, 10 जो है 3 से भी बड़ा है। अब उस 10 को देख लिया करो वो किसके ज्यादा पास है। 10 किसके ज्यादा पास है, 5 के ज्यादा पास है, 3 के। 5 के ज्यादा पास है ना, तो 5 वाली कंडीशन ले लो। ऐसे चूज करते हैं हमेशा। तो क्वेश्चन 24 हो गया हमारा कंप्लीट।